अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। इस पे हम 3 मेजर पॉइंट्स पर बात करेंगे। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो जंग शुरू हुई है उस पर बात होगी। एक नजर तारीख पर डालेंगे कि यहाँ मामला पहले कैसे चलते रहे हैं, और वीडियो के आखिर में बात करेंगे कि मुस्लिम कंट्रीज का इस जंग पर क्या रद्द-ए-अमल आया है। अब ये जंग शुरू तो हो चुकी है, लेकिन इसराइल इसका क्या जवाब करेगा, आगे क्या करने वाला है। क्योंकि इसराइल के वजीर आजम ने बयान दिया है कि हमास ने इसराइल पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और उसे इस पर पछतावा होने वाला है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमास जो गजा की एक फोर्स का नाम है, उसने इसराइल पर आज 5000 से ज्यादा मिसाइल फायर किए हैं। कहा जा रहा है कि ये 5000 मिसाइल सिर्फ 20 मिनट में ही दागे गए हैं। ये हमला इसराइल पर होने वाला सबसे बड़ा हमला था। ये हमला सिर्फ रॉकेट से ही नहीं किया गया, बल्कि एट अ टाइम 3 अतराफ से ये हमला हुआ है। ये हमला समुद्री, फजाई और जमीनी रास्ते से भी किया गया है, जिसके बाद इसराइल का मैनेजमेंट सिस्टम ही नाकाम हो गया। उनको समझ ही नहीं आई कि क्या किया जाए, अब इस हमले को कैसे रोका जाए। पैराशूट का इस्तेमाल करके फलस्तीनी मुजाहिद इसराइल में उतरे हैं। गजा में फलस्तीनियों ने 4 इसराइली हेलीकॉप्टर्स को भी मार गिराया है। टैंकों को तबाह कर दिया गया है। आज गजा की सड़कों पर ऐसे मनाजर देखे गए हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए। इसराइली फौजियों को सड़कों पर घसीटा गया है, उन्हें यरगमाल बनाया गया है, जैसा पहले फलस्तीनियों को यरगमाल बनाया जाता था। इसराइल पर किए जाने वाले इस हमले के बाद फलस्तीन में जश्न का समा है, और जो हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया हैं, उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया है। इस जंग में मुसलमान होते हुए औरतों और बूढ़ों का खास ख्याल रखा गया है। ये एक यहूदी औरत की वीडियो है जिसे फलस्तीनी कह रहे हैं कि कोई इस औरत को नुकसान ना पहुंचाए, इसके पास बच्चे हैं। तो ये फलस्तीनियों की असल शक्ल है जो आपके सामने है। दूसरी तरफ एक और वीडियो है जिसमें इसराइल की जानब से फलस्तीनियों के पानी पीने वाले कुएं को सीमेंट से बंद किया जा रहा है, और ये इसराइल की शक्ल है जो आपके सामने है। आज गजा के काफी हिस्सों पर फलस्तीनियों ने कब्जा कर लिया है। इसराइल को जानी और माली नुकसान भी हुआ है। 50 से ज्यादा इसराइलियों को यरगमाल बनाया गया है, उनमें उनका एक जनरल भी शामिल है। इसराइलियों को यरगमाल बनाने का मकसद है कि इनके बदले अपने फलस्तीनी कैदियों की रिहाई करवाई जाए। अगर सादा अल्फाज में पूछा जाए कि फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग की असल वजह क्या है, तो इसका जवाब होगा बैतुल मक़दस। इसकी तारीख तो बहुत पुरानी है, लेकिन हम इसे समझने के लिए पहली जंग अजीम से शुरू करते हैं। वर्ल्ड वार 1 में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने इस फलस्तीनी खित्ते का कंट्रोल संभाला था। उस वक्त यहाँ अरब मुस्लिम अक्सरियत में थे और यहूदी अकलियत में थे। उस वक्त इंटरनेशनल ताकतों ने बरतानिया की जिम्मेदारी लगाई कि वो किसी न किसी तरह यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क तश्कील दे। उस वक्त फलस्तीन में यहूदियों की आबादी सिर्फ 5% थी। बाद में 1920 से 1940 तक पूरी दुनिया में मौजूद यहूदियों को यहाँ लाया गया। हिटलर ने जब यहूदियों का कत्लेआम किया था तो उसके कहर से बचने वाले फलस्तीनियों को भी यहाँ पनाह दी गई। हिटलर जो था वो यहूदियों के खिलाफ था, वो एक ईसाई था, वो यहूदियों को चुन चुन कर मारा करता था। तो उसके कहर से बचने वाले जो यहूदी थे उनको भी यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। यूं इस फलस्तीनी खित्ते में यहूदियों की तादाद में इजाफा होता गया। फिर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन को तकसीम करने का फैसला किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मंसूबा बनाया जिसके तहत फलस्तीन को 2 मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम किया जाना था। एक रियासत यहूदियों की होनी थी और दूसरी रियासत फलस्तीनियों की। मौजूदा रियासत का 55% हिस्सा यहूदियों को देने का फैसला हुआ और बाकी का 45% हिस्सा मुस्लिम अरबों को देने का फैसला किया गया, जबकि बैतुल मक़दस को दोनों रियासतों के लिए एक बैनुल अक़वामी शहर बनाया गया। यहूदी रहनुमाओं ने तो इस फैसले को मंजूर कर लिया, तस्लीम कर लिया। क्यों ना करते, क्योंकि उनका एक अलग मुल्क बनने वाला था। जबकि फलस्तीनी रहनुमाओं ने इस फैसले को रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। फिर 1948 में बरतानवी हुक्मरान ये मसला हल किए बगैर ही वहां से चले गए। उनके जाने के बाद यहूदियों ने अपनी अलग रियासत का ऐलान कर दिया। फलस्तीनी मुसलमानों ने इस ऐलान की मुखालफत की, जिसके बाद जंग छिड़ गई। लाखों फलस्तीनियों को इनके घरों से बेदखल कर दिया गया और यहूदियों ने 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1967 में एक और जंग हुई जिसमें तय पाया कि बैतुल मक़दस के अंदरूनी मामलात को फलस्तीन और बैरूनी मामलात को इसराइल कंट्रोल किया करेगा। गैर मुस्लिमों को इन मकामात का विजिट करने की तो इजाजत होगी, लेकिन उन्हें वहां नमाज अदा करने की इजाजत नहीं होगी। यह भी शर्त रखी गई कि दोनों मुमालिक वहां तामीरात नहीं करेंगे, लेकिन बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल ने वहां तामीरात की और वहां 6 लाख यहूदियों को आबाद किया। इसके बाद भी कई जंगें होती रही हैं, जैसा कि 2007, 2017, 2021, बल्कि हर साल सैकड़ों मुस्लिम, सैकड़ों फलस्तीनी इसराइल के जुल्म से मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। सिर्फ 2023 में ही इसराइल के जुल्म से 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हमला करने वाला जो हमास ग्रुप है वो पहले भी कई बार इसराइल पर हमला कर चुका है,
لیکن جو آج کا حملہ تھا وہ انتہائی زبردست تھا، وہ اتنا زبردست تھا کہ ایسے مناظر پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے گئے۔ اگر بین الاقوامی طور پر دیکھا جائے تو نریندر مودی اور امریکہ نے فلسطین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور کچھ کنٹریز جن میں فرانس، جرمنی، یونان، اٹلی وغیرہ شامل ہیں، انہوں نے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور اپنے بیان فلسطین کے خلاف دیے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف سعودی عرب، ایران اور روس نے اپنی حمایت فلسطین کے ساتھ ظاہر کی ہے۔ میرے خیال سے ہمارے بکاؤ پاکستانی پھنس گئے ہیں، کیونکہ اگر امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں تو طالبان اور پاکستانی عوام کو اپنے مد مقابل پائیں گے، اور اگر فلسطین کی حمایت کرتے ہیں تو ان کا آقا امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ ان کے گلے میں ہڈی پھنس گئی ہے، نہ اب یہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، لیکن فی الحال ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا، ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میرے خیال سے ان کو OIC کا ایمرجنسی اجلاس بلانا چاہیے اور تمام مسلم کنٹریز کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان جو ہر فورم پر فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کے حق میں بولتے ہیں، ان کا بھی اب پتہ چلے گا کہ وہ فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں یا وہ ان کی صرف باتیں ہی ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سا مسلم کنٹری فلسطین کے اس حملے کی حمایت کرتا ہے اور کون کون اس حملے کی مذمت کرتا ہے۔ والسلام، حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔